राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12th की हिंदी साहित्य कक्षा में आज हम पढ़ेंगे पाठ 21 गद्य भाग के अंतर्गत, यानी जो आप पढ़ रहे हैं सरयू और सरयू का पाठ 21 जिसका नाम है संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई। हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ पाठ है जो कि 1941 से लेकर के और 1995 तक अपनी साहित्यिक प्रतिभा और कलम से इस भारतवर्ष के साहित्य को समृद्ध करते रहे। हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इनका लेखक परिचय, पाठ का केंद्रीय भाव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, पाठ के बीच में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बोर्ड परीक्षा के लिए आपके इस पाठ में से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो कि ये जो 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिक को क्लियर करने के पश्चात आपके लिए वो पाठ बहुत अच्छा हो जाता है और उस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आप उसका जवाब आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह पाठ आपकी प्रतिभा को निखारने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा और आप भी इस पाठ से बहुत अधिक लाभान्वित होंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं इस पाठ को शुरू करता हूं। आप सभी की सुविधा के लिए, यानी यहाँ पर 9610208295 पर आपके लिए यानी व्हाट्सएप ग्रुप्स के निर्माण भी किए गए हैं जिनमें ऑल राजस्थान के विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं। आप भी इस ग्रुप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं और समय समय पर ग्रुप्स में परीक्षा से संबंधित और अन्य जो जानकारियां हैं वो प्रेषित की जाती है ताकि आप भी उससे लाभान्वित हो। इसके अतिरिक्त आज हम जब पढ़ेंगे, यानी ये जो पाठ पढ़ेंगे, ये पाठ संस्कार और शास्त्र, इसको यदि हम देखें तो इसके टाइटल से, इसके शीर्षक से ऐसा लगता है कि संस्कार क्या है और शास्त्र क्या है। यानी शास्त्र जो धर्मशास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं, जो प्राचीन समय से हमारा निर्देशन करते आए हैं और उन निर्देशनों के आधार पर था, संस्कारों के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर हम जो संस्कार सीखते हैं, परिवार में जो सीखते हैं, उनके आधार पर जो चलते हैं, तो इनके बीच में क्या लड़ाई है। ये एक बहुत ही बड़ा व्यंग्यात्मक निबंध है जिसमें वर्तमान समय में जो बुराइयां हैं, वर्तमान समय में जो मनुष्य की जो स्वार्थपरता है, इस पर व्यंग्य किया गया है। हरिशंकर परसाई जी वैसे व्यंग्य निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए चलते हैं उस निबंध की तरफ, उस पाठ की तरफ जो हम आज पढ़ेंगे। देखिए, संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, हरिशंकर परसाई। लेखक परिचय में देखिए, हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। 18 वर्ष की अवस्था में जंगल विभाग में नौकरी कर, अर्थात वन विभाग में नौकरी कर, खंडवा में 6 महीने तक अध्यापक भी रहे। 1941 से लेकर के 1943 के मध्य शिक्षण कार्य का जो अध्ययन कर 1943 में वहीं मॉडल स्कूल में अध्यापक हो गए थे। 1941 से लेकर के और 1943 तक उन्होंने पढ़ाई करके और 1943 में वहां का जो मॉडल स्कूल था, उस मॉडल स्कूल में एक अध्यापक के रूप में नौकरी की। 1952 में सरकारी नौकरी छोड़ दी और इसके बाद 4 साल तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। फिर नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत 1957 से की। 1957 से इन्होंने स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की, यानी लगभग 34 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू किया। जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक जो मासिक पत्रिका निकाली, उसका संपादन इन्होंने किया। वसुधा जो पत्रिका थी उसका संपादन भी इन्होंने किया था, वो भी उसके संस्थापक थे। कहानियां, उपन्यास, निबंध, अन्य बहुत सी विधाओं में लेखन के बावजूद भी आप मूलतः एक व्यंग्यकार के रूप में विख्यात रहे। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि एक व्यंग्यकार है ये पाठ भी जब हम पढ़ेंगे तो संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, ये भी एक व्यंग्य निबंध है या एक वर्तमान समय पर व्यंग्य है।
10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया, 1995 में, यानी लगभग 71 साल की उम्र में, लगभग 71 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को एक विधा का दर्जा दिलाया, अर्थात एक साहित्यिक विधा के रूप में शामिल करवाया। उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से निकालकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा, अर्थात व्यंग्य जो है, व्यंग्य के आधार पर भी बहुत सारी बुराइयों को हम, बहुत सारी जो कुरीतियां हैं उन पर हम अपना विचार रख सकते हैं, जिससे लोगों को हम अपने विचारों की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। हरिशंकर परसाई की पहली रचना स्वर्ग से नरक जहां तक मानी जाती है, स्वर्ग से नरक जहां तक मानी जाती है, जो कि मई 1948 में प्रहरी नामक जो पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई थी, प्रहरी में। इसमें इन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार किया है। इन्होंने सैकड़ों रचनाओं का लेखन किया जो कि विविध संग्रहों में संकलित है। तब की बात और थी, ये इनका लेखन संग्रह है। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुमार से, काग घोड़ा इनके व्यंग्य निबंध है। ये निबंध है इनके, यानी आप ध्यान से देखेंगे, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुमार से, काग भगोड़ा। इन सभी शीर्षकों को जब आप देखेंगे, इनके जो निबंधों का शीर्षक देखेंगे, तो निबंधों का शीर्षक ही ऐसा लगता है कि कोई किसी बुराई पर या किसी पर व्यंग्य किया गया है। इन्होंने कहानियां भी लिखी। इनके कहानियों का प्रमुख संकलन है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव बहुत पुराने समय में एक कहानी चलती थी, आज भी चलती है, बहुत अच्छी कहानी थी। दो नाक वाले रोग, और उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। व्यंग्य संग्रह है वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग और श्रद्धा का दौर। संस्मरण है इनकी तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं होती, सीधे साधे और जटिल मुक्ति बोध। बाल कहानी जो इनकी है वो है चूहा और मैं। लघु कथाएं, लघु कथाएं चंदे का डर, अपना पराया, दानी, रसोई घर और पाखाना, सुधार और समझौता, यश सर, अश्लील इत्यादि। ये तो था इनका परिचय जो हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं कि संस्कारों और शास्त्रों की जो लड़ाई है, इस पाठ का केंद्रीय भाव क्या है, थोड़ा सा और है इनका परिचय। परसाई जी ने पाखंड, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि पर व्यंग्यों की गहरी चोट की है। जहां तक भाषा का सवाल है, इनकी भाषा भी व्यंग्य प्रधान है, अर्थात भाषा में भी व्यंग्य की प्रधानता है। भाषा सामान्य होते हुए भी विशेष क्षमता रखती है, एक एक शब्द तीखापन लिए होता है। हिंदी के अलावा उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने खुलकर किया है। इनकी रचनाओं में भाषा भाव और भंगिमा के अनुरूप स्वरूप बदलती है। भाषा शैली में भी सहज परिवर्तन होता है और वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहती है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि रचनाओं में भाषा भाव और भंगिमा के अनुरूप स्वरूप बदलती है, यानी इनकी जो भाषा है, इनके जो शब्द हैं, जैसा माहौल होता है, अर्थात जिस प्रकार के वातावरण का इन्हें वर्णन करना होता है, उसी के अनुरूप शब्दों का चयन इन्होंने किया है। भाषा शैली में परिवर्तन होता चला जाता है, जहां जहां परिस्थितियां बदलती है तो वहां इनके शब्द भी बदल जाते हैं, शैली भी बदल जाती है और वो शैली अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रही है। आपको विकलांग श्रद्धा का दौर कृति हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। देखिए, विकलांग श्रद्धा का दौर, इनकी जो कृति है, इनकी जो रचना है, इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, इसका केंद्रीय भाव देखिए। प्रस्तुत पाठ सरकारी
और शाला की एक आख्यात्मक निबंध है। ये एक आख्यात्मक निबंध है। ये परसाई के निबंध और उसमें बहुत सारे अच्छे जो निबंध थे उनमें से लिया गया है। इस निबंध को माध्यम से व्यंग्यकार विचारों और आचरण में विरोध का समाज से एक अनुरोध भी करता है। और इस निबंध में 23 प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों को दबाने से क्या होता है कि हमारे जो सिद्धांत होते हैं वो टूट जाते हैं। इस निबंध के माध्यम से इन्होंने यही कहना चाहा है। इस पाठ में व्यंग्यकार ने यानी आज के जो वर्तमान मनुष्य है और मनुष्य की जो स्वार्थ प्रति है उस पर इन्होंने व्यंग्य किया है। मनुष्य के दोगलेपन को इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो कि इसमें बहुत सफल रहे हैं। अब चलते हैं इसके मूल पाठ पर। देखिए कैसे शुरुआत होती है कि मेरे एक दोस्त हैं वैज्ञानिक दृष्टि वाले आधुनिक बुद्धिवादी, जो कि बहुत ही अधिक बुद्धिवादी है। परिवार से नाता तोड़कर 21 सालों से राजनीतिक कार्यों में लगे हैं। उनका कोई है मुझे पता नहीं था, पर उनका भी कोई था। पिछले हफ्ते प्रयाग की गाड़ी में मुंडे सिर मिल गए, अर्थात प्रयाग की गाड़ी में मैं आ रहा था तो इनका सर मुंडा हुआ था और वो मुझे मिल गए। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले प्रयाग। लोग चोरी करने जाते हैं तब इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं, पिंडदान करने जाते हैं तब प्रयाग। अर्थात देखिए कितनी अच्छी बात कही कि जब कोई चोरी करने जाते हैं तो इलाहाबाद कहते हैं, और जब कोई पिंडदान करने के लिए जाते हैं तो वहां उसे क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है। मैंने पूछा मुंडन किस लिए? बोले फादर की मृत्यु हो गई। मैंने कहा मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आप भी फादर रखते थे। फादर वैसे अंग्रेजी में पिता। ये कोई बुरी बात नहीं, जिनकी हैसियत है वो एक से ज्यादा भी बाप रखते हैं। एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाजार में, एक एक हर राजनीतिक दल में। इधर एक आदमी है जिसके परसों तक 35 बाप थे, कल संवित सरकार टूट रही है तो 15 रह गए। अर्थात जैसे वो राजनीति में थे तो अर्थात 35 आदमियों से उनका तुक था। अब 35 में से जो सरकार टूटी तो उनमें से वो लोग निष्क्रिय हो गए और उनमें से 15 ही काम के रहे, तो अर्थात यानी वो 15 रह गए। आज वे सरकार थम गई तो 38 हो गए। मुझे उनके पिता की मृत्यु का कतई दुख नहीं था, उन्हें मैं जानता नहीं था। फिर वे 80 के थे और मरने से कोई अनाथ नहीं हुआ था, अर्थात पूरी उम्र पाकर के वो मर रहे थे। दोस्त को भी दुख नहीं था, कुछ पछतावा जरूर था। मुझे उसकी चिंता थी, जिसे उन्होंने 20 साल से सच्चा पिता मान रखा था, यानी मार्क्सवाद को। अर्थात लेखक के अनुसार वह मार्क्सवाद के सिद्धांतों का पक्का भक्त था। जिस प्रकार अपने माता पिता की बातों को मानते हैं उसी प्रकार मार्क्सवाद को वो मानता था। उन्होंने खुद अपने हाथों मार्क्सवाद का मुंडन कर दिया था, अर्थात मार्क्सवाद को मार दिया था। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। मैंने पूछा इसमें क्या है? बोले उनकी राख है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मैंने कहा मैं समझा इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। अर्थात मैंने समझा कि आप मार्क्सवाद को तो मार दिया, और मार्क्सवाद का एक सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अर्थात अर्थशास्त्र के का उन्होंने आलोचना की है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा कि जिसका संगम में विसर्जन होना है, अर्थात वहां पर आप उसमें तैरा करके आ रहे हो। पहले वे चिढ़े, फिर कहने लगे यार ये बड़ा विकट संघर्ष है, एक तो संस्कार फिर परिवार की भावना। इस संघर्ष से मैं अनजान नहीं। चाचा की मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध नहीं करने का ऐलान कर दिया। मेरी जो फजीयत हुई वो मैं ही जानता हूं। उनके करने वाले और भी थे। चाचा मेरे भरोसे तो परलोक गए नहीं थे, मुझ जैसे के भरोसे कोई परलोक क्या इस लोक में भी नहीं बनाएगा। अर्थात कि चाचा की मृत्यु के बाद बहुत सारे जो लोग थे, मैं ये चाहता था कि ये श्राद्ध जो है वो अंधविश्वास है। कहने का अर्थ क्या है कि ये अंधविश्वास है। श्राद्ध करना, मरने के पश्चात इस प्रकार के खर्चे करना, मृत्यु भोज करना, ये सब अंधविश्वास है। मैंने ये ठाना, लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि तुम तो नहीं कर सकते लेकिन हम करेंगे।
मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ कोई लगा हो और तभी चाची कहते कि बेटा तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, परलोक में उनकी दुर्गति हो जाएगी, तब क्रांतिकारी क्या करेगा? अर्थात यहां पर विश्वास की बात आती है। यहां पर एक लेडीज है, अर्थात उस लेडी को उतना विश्वास है कि यदि मैं उनके पीछे कुछ करूंगी नहीं, उनके पीछे कुछ भी नहीं किया जाएगा, तो उनकी आत्मा है वो परलोक में अर्थात स्वर्ग में दुखी होगी। तब क्रांति क्या? कोई भी कितना ही सिद्धांतवादी व्यक्ति भी पिघल जाएगा। परिवार की भावना की रक्षा भी तो करनी पड़ती है। तब क्या? वह ये कहेगा कि चाची अगर तुम्हारी ये भावना है तो मैं क्रांति छोड़ देता हूं। मेरे एक दोस्त है, मुझसे ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न है, वो विचार और कर्म दोनों से क्रांतिकारी है। मैं ही उनसे ज्ञान और प्रेरणा लेता रहा हूं। एक दिन मैंने उन्हें धोती पहने पालथी मारे सत्यनारायण की कथा पर बैठे रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़ लिया अर्थात कि मैं, वो क्या कहते हैं, बुद्धिवादी है, वैज्ञानिक है, इसलिए वो क्या है कि इस प्रकार के जो पाखंड या इस प्रकार की में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा ऐलान करते हैं। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वो भी सत्यनारायण की कथा में बैठे हुए हैं, अंधविश्वास की बातें सुन रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मुझे लगा जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी ने ही मुझे कुचल दिया हो। मैंने दूसरे दिन उनसे पूछा, झूठ नारायण ये तुम्हारी क्या हरकत है? उसने कहा, यार मदर इन लॉ ने बहुत ज्यादा जोर डाला था। मेरी जो सास थी, मदर इन लॉ, उन्होंने बहुत ज्यादा जोर डाला था। मेरा ख्याल था मदर इन लॉ सास से अलग किस्म की होती होगी। मदर इन लॉ अर्थात वो अंग्रेजी में बोला, तो उन्होंने सोचा कि आजकल लोग जो है अपनी सास को मदर इन लॉ कहते हैं, तो थोड़ी अलग होगी। उसने कहा, नहीं, सिर्फ तजुर्बे का फर्क है। ये जो मदर इन लॉ कहलाती है क्रांति की दुश्मन होती है। क्रांति की दुश्मन होती है अर्थात मदर इन लॉ का सीधा संबंध है वो उनकी पत्नी से होता है, और पत्नी जो होती है वो घर में निर्देशक होती है और उसके निर्देशन में उनका काम होता है। क्रांतिकारी का पहला और सबसे बड़ा संघर्ष मदर इन लॉ से निपटना है। बात यह है कि वह बीवी देती है, बीवी कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए बच्चे देती है। तब मदर इन लॉ आकर कहती है, लाला अपना नहीं तो बच्चों का तो ख्याल करो, अर्थात तुम अपना खुद का नहीं, परिवार का नहीं, तो अपने बच्चों की तो देखो। लाला की क्रांतिकारिता भ्रांतिकारिता में बदल जाती है। यहां पर ये लाइन, लाला की क्रांतिकारिता भ्रांतिकारिता में बदल जाती है, इस पंक्ति में लेखक का क्या आशय है? अर्थात व्यक्ति है वो भ्रांति फैल जाती है उसके दिमाग में और वो क्रांति छोड़ करके और उनके पीछे होना पड़ता है उसे। मदर इन लॉ के शिकार 20-25 क्रांतिदर्शियों की हड्डियां तो इधर मेरे पास ही रखी हुई है और लोगों के पास भी होगी। संस्कार और शास्त्र की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। संस्कार और शास्त्र की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए या पंक्ति को स्पष्ट कीजिए, पंक्ति की विवेचना कीजिए। ये दूसरी लाइन, संस्कार और अर्थशास्त्र की एक लड़ाई मैंने साफ देखी है। एक शहर में 2 साल पहले किसी सांस्कृतिक आयोजन में गया था। एक साहित्यिक रुचि के सज्जन बहुत पीछे पड़ गए कि मेरे घर चाय पीने चलिए। हर बार आग्रह के साथ वे जरूर ये जोड़ते, सरिता ने भी कहा है। समझा सरिता जिनकी पत्नी होगी, साहित्य पढ़ती होगी, कुछ कविता वगैरह भी लिखती होगी। चाय पीने पहुंचा तो बैठक से उन्होंने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा कर दी। अर्थात वहां पर्दा किया हुआ था, जिस रूम में वो बैठे हुए थे वहां पर पर्दा था और पर्दे से उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे अतिथि आए हुए हैं। दुविधाग्रस्त अर्ध आधुनिक परिवार में इसके बाद क्या होता है, इसका मुझे बहुत अनुभव है। तब क्या होता है कि वो वहां पर रहते हैं, वहां उनकी पत्नी आती है, वो आधुनिक हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, पूरे मॉडर्न नहीं है, हो रहे हैं। तब नमस्ते के बाद बने बनाए वाक्य बोलती है, हम आपकी कहानियां पढ़ते रहे हैं, इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि बस कुछ मत पूछिए। इसी वक्त उसे याद आता है कि दाम्पत्य संहिता का नियम 73 कहता है, पत्नी अपना स्वतंत्र मत व्यक्त न करे। पत्नी अपना स्वतंत्र मत व्यक्त न करे। पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? यानी यहां पर जो हमारी जो प्राचीन रूढ़िवादिता है उनका याद दिलाना चाहते हैं वो
कि हमारे जैसे थोड़े आज से जो कुछ समय पहले पत्नी को बोलने का हक नहीं था, वह अपने पति से पहले नहीं बोल सकती थी, पति की बात का अनुसरण ही करना होता था, चाहे वो गलत हो या सही हो। व्यक्त करना जरूरी हो तो उसमें पति को शामिल करे, वह पति को शामिल कर लेती है। क्यों, वह कौन सी कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने पिछले हफ्ते? अगर बच्चा भी हुआ तो अंकल जी को उससे नमस्ते कराया जाता है, कहा जाता है अंकल तुम्हें बहुत मजेदार कहानी सुनाएंगे। कभी मुझसे वही बच्चे को कहानी सुना देने का आग्रह भी किया जाता है। नुस्खे मेरे पास सब तरह के रहते हैं। प्रौढ़ों के लिए डायबिटीज का नुस्खा भी रखता हूं, अर्थात जो व्यक्ति प्रौढ़ हैं, उम्र जैसे 40-45 के ऊपर के हैं, उनके लिए भी मेरे पास कहानियां और कविताएं हैं। बच्चों के लिए कुकर खांसी का, अर्थात बच्चों के लिए जो हंसी मनोविनोद की जो कहानियां हैं या कविताएं हैं, वो भी रखता हूं। मैं बच्चे को राक्षस की कहानी फौरन सुना देता हूं। आग्रह हो तो उनके ससुर को भी कृष्ण सुदामा की कहानी सुना दूं। बैठक में मैंने सोचा कि अब सरिता जी बाहर आएगी और वही यांत्रिक चर्चा चलेगी। बड़ी देर हो गई, सरिता जी तो क्या, नाली जी भी नहीं निकली, अर्थात कोई नहीं आई। सोचा चाय लेकर आएगी, पर थोड़ी देर बाद सांकल बजी, पति महोदय भीतर गए और चाय की ट्रे लेकर आ गए। भीतर से एक बिल्ली निकली। उस घर में बिल्ली एकमात्र मादा थी जो पर्दा नहीं करती थी। सांकल धातु युग से चली आती एक घरेलू कॉलबेल है। घरेलू कॉलबेल है, अर्थात सांकल बजते ही अंदर कोई न कोई जाता है और जो चीज परोसनी होती है या जो चीज देनी होती है वो लेकर के आ जाते हैं। सरिता जी कुछ संस्कार अपने घर से लेकर आई होगी, कुछ यहाँ मिले होंगे। वह पांव दरवाजे की तरफ बढ़ाती है तो हाथ सांकल पर चला जाता है। मगर जब ये स्थिति है तो इस आदमी ने बार बार क्यों कहा था? सरिता जी ने भी आने को कहा। इस दृश्य से सरिता जी का कुल इतना रोल है कि वह नेपथ्य में सांकल बजाती है, अर्थात इस नाटक में इतना ही रोल है कि वह पर्दे में सांकल बजाती है। अगर इस आदमी को सरिता को भी मंच पर लाना है तो सांकल को निकाल फेंकना चाहिए, अर्थात उसे उनके जो बंधन है उन बंधनों से नारी को मुक्त करना चाहिए। मगर वह थाली बजाने लगेगी। 2 साल बाद फिर उस शहर में गया, वे फिर मुझे चाय के लिए ले गए। इस बार उन्होंने नहीं कहा कि सरिता ने भी आग्रह किया है, उसने नेपथ्य वाला हिस्सा नाटक से काट दिया होगा, अर्थात अब वो पर्दा नहीं था। नेपथ्य वाला अर्थात पर्दा नहीं था। मैं बैठक में पहुंचा, उसने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा नहीं की, पर जरा देर बाद ही सरिता जी ट्रे लेकर बाहर आई। एकाध औपचारिक बात की, फिर घड़ी देखी, बोली आप लोग चाय पिए, मेरा स्कूल का वक्त हो गया है। चप्पल फटकारती हुई सीढ़ी से उतर गई और श्रीयुत सरितापति बोले स्कूल में नौकरी कर ली है, आजकल एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। मैं समझ गया, अर्थशास्त्रों ने संस्कार को धोबी पछाड़ दे दी। ये यहां से आपको तीसरी लाइन, अर्थशास्त्र ने संस्कार को धोबी पछाड़ दे दी, कैसे स्पष्ट कीजिए। हमारे जमाने में नारी को जो मुक्ति मिली है, क्यों मिली है? आंदोलन से, आधुनिक दृष्टि से, या उनके व्यक्तित्व की स्वीकृति से? नहीं, मुक्ति का कारण है महंगाई। अर्थात अगर ये महंगाई नहीं बढ़ती तो नारी को काम करने के लिए वो इजाजत ही नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ घर में ही रहती। इसलिए लेखक ने बहुत अच्छी बात यहां पर कही है कि आधुनिक दृष्टि से नहीं, व्यक्तित्व की दृष्टि से नहीं और उनकी स्वीकृति से नहीं, बल्कि महंगाई ने नारी मुक्ति को प्रश्रय दिया है। आगे लेखक ने लिखा है कि नारी मुक्ति के इतिहास में यह वाक्य अमर रहेगा कि एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला दबा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इधर एक लड़की ने लड़की को उसकी इच्छा से भगाकर सरकारी शादी कर ली। सरकारी शादी था, कोर्ट मैरिज कर ली। लड़का योग्य, सुंदर और अच्छी नौकरी वाला था। पहले लड़की की मां ने संस्कारों ने जो मारा, उसने हाय तौबा मचाया, अर्थात संस्कारों के आधार पर उसने बहुत अधिक हाय तौबा मचाया। अर्थशास्त्र से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा, और उसने संस्कारों को एक पटक नहीं दी। और मां ने सोचा ये जो 15,000 दहेज के लिए रखे थे साफ बच गए।
फिर 15,000 में भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता, उन्होंने कार्ड बांटकर दावत दे दी। अर्थात उन्होंने अर्थशास्त्र के आधार पर, अर्थशास्त्र यानी महंगाई के आधार पर या पैसों के लिए, महंगाई के लिए उसने क्या किया कि इस समझौते को, इस शादी को स्वीकार कर लिया। तो अब आपके लिए देखिए मुख्य मुख्य प्रश्न क्या है। लेखक के अनुसार प्रयाग और इलाहाबाद में क्या अंतर है। अभी अपन ने पढ़ा था कि जब कोई चोरी करने के लिए जाते हैं तो इलाहाबाद कहते हैं, और जब कोई पिंडदान करने के लिए जाते हैं तो उसे प्रयाग कहते हैं। यानी क्या अंतर है। लेखक मदर इन लॉ को क्रांति का दुश्मन क्यों मानता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। लड़की की माता की किस तरह की सोच से पता लगा कि अर्थशास्त्र ने संस्कारों को पटकनी दी है। ये अभी जो अपन ने लाइन पढ़ी है, यहां पर देखिए ये लाइन भी आ सकती है, अर्थशास्त्र ने संस्कारों के सीने पर चढ़कर, अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने चढ़कर गला दबा रहा है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। या ये भी आ सकती है कि लड़की की मां ने किस तरह सोचा कि पता लगा कि अर्थशास्त्र ने संस्कारों की पटकनी दे दी। अर्थात जब लड़के ने भाग करके शादी की तब उसने कुछ समय तो संस्कारों के आधार पर हाय तौबा मचाया और बाद में कहा कि ठीक हुआ, क्योंकि जो 15,000 देश के लिए रखे थे वो साफ बच गए, और 15,000 में भी इतना अच्छा लड़का भी नहीं मिलता। पाठ का सारांश लिखते हुए इसका मूल उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, या इसमें यह भी हो सकता है कि संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, पाठ की मूल संवेदना लिखिए, मूल संवेदना लिखिए। इसके अलावा पाठ के बीच में जो प्रश्न बनते हैं वो देखिए। अर्थशास्त्र ने संस्कारों को धोबी पछाड़ दिए, कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। परसाई जी ने नारी मुक्ति का क्या कारण बताया और क्यों। अर्थात नारी मुक्ति को उन्होंने क्या आधुनिक दृष्टि को बताया है, कि व्यक्तित्व को बताया है, जिसमें एक लाइन आई है कि महंगाई जो है वो नारी मुक्ति का कारण। अर्थात महंगाई की वजह से घर का खर्चा चलता नहीं है, और घर का खर्चा चलाने के लिए व्यक्ति नारी को भी कमाई करने के लिए अनुमति दे देता है, जिसमें संस्कार और सिद्धांत टूट जाते हैं। संस्कार और शास्त्र की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है, कैसे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से देख लें। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये पाठ क्लियर और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का वीडियो भी अलग से जारी होगा, तब तक आप भी इनको तैयार करें, और अलग से जो पाठ या जिन प्रश्नों के आपको जो बीच में लिखवाए जाते हैं, उन सभी प्रश्नों से संबंधित वीडियोज अवश्य ही आपके लिए जारी किए जाएंगे, जिसमें आप अच्छी तरह से उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे, दे सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।